सांसों ने आवाज़ें दी, दिल ने शोर मचाया है, तुम आए तो यूं लगता है चांद जमी पर आया है। प्रतिभा किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती। आप प्रतिभावान हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी। बेगूसराय के इतिहास में एक नए आयाम को लिखने के लिए प्रवीण जी ने शायद कब से साधना की होगी पता नहीं, लेकिन आज इस साधक की साधना पूर्ण हुई। सर, डीएसपी बने, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल रात में ही रिज़ल्ट आया था। हम लोग काफ़ी दिन से इसका वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, क्योंकि इंटरव्यू दिसंबर में ही हुआ था और 6 महीने हो गए थे लगभग। बट फाइनली रिज़ल्ट देखा, नाम देखा एंड इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। अच्छा, कब से सोच रहे थे कि डीएसपी बनना है या बीपीएससी क्रैक करना है? कब से आपके मन में चल रहा था? जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो नेचुरल है कि जो उसका सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है उस चाहते हैं कि आप वो गेन करें। और नेचुरली मेरा पहला ही चॉइस बीपीएस था, मतलब डीओएसपी का, एंड मुझे ये प्राप्त हो गई। सो ओबियसली अच्छा अनुभव है इस चीज़ का। अच्छा, इससे पहले कहाँ पर आप कार्यरत थे और क्या कर रहे थे? मेरी इंजीनियरिंग हुई है उड़ीसा से, जहाँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वहाँ से पढ़ा। उसके बाद मैं इंफोसिस में था। इंफोसिस में कुछ दिन काम करने के बाद मैं यूपीएससी का तैयारी प्रारंभ किया वहाँ पे। उसके बाद फिर जो है सो मैंने एमबीए करने की सोची और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से मैंने एचआर में एमबीए किया है। उसके बाद मैंने 63वीं बीपीएससी दी, जिसमें मेरा रैंक 274 था और एलईओ के पोस्ट पे मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ नरकटियागंज में। और उसके बाद फिर से 64वीं में ये रिज़ल्ट आई है। अच्छा, आपके घर वाले का, आपके परिवार का कितना सहयोग रहता है इस समय? घर वाले का काफ़ी सहयोग रहता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फैमिली कंपल्सन्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उस समय उनका सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत से बार मैंने यूपीएससी दिया है जिसमें अंतिम चयन नहीं हो सका। तो खुद का भी मोरल सपोर्ट, साथ में फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनका मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम, जिससे आपका ब्रेकडाउन नहीं हो और आप आगे जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो प्रिपेयर करते रहें और एग्ज़ाम देते रहें। अच्छा प्रवीण जी, आप तैयारी कहाँ कर रहे थे? कोई ऐसे शिक्षक या कहीं किसी कोचिंग में आप तैयारी कर रहे हो? देखिए, मैंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं ली है, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन हो चाहे बीपीएससी की प्रिपरेशन हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जितने भी एस्पिरेंट्स काम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी परिवार से आते हों, खासकर जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। तो उस समय जो पढ़ा हुआ था सोशल स्टडी, और वो हमारे काफ़ी शिक्षक अच्छे थे उस समय जब हम पढ़ाई कर रहे थे 10th में। तो उस समय का जो पढ़ाई किया हुआ है फाउंडेशन जो था, वही धीरे धीरे ऊपर जाके जो है रिफाइन होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो एज सच मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई भी कभी नहीं किया है, बट कोचिंग मटेरियल के जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जैसे इनसाइट ऑन इंडिया के हैं जो यूपीएससी के हैं, और बाजीराम के हैं। तो मोस्टली इनसाइट ऑन इंडिया के जो मटेरियल्स है उस मटेरियल से मैं पढ़ता था, क्योंकि मेरा माध्यम इंग्लिश है। तो यही है मतलब कोचिंग के इस ऐसे मैंने ऑफलाइन कोचिंग कहीं पे कोई कुछ नहीं किया है। अच्छा प्रवीण जी, बचपन में आपने कहाँ पढ़ा, वो स्कूल जहाँ पर आपकी माध्यमिक शिक्षा हुई हो? 1 से 5 तक मेरी शिक्षा जो है सो गांव में ही हुई। मेरे पापा भी शिक्षक हैं, तो वो भी मुझे पढ़ाते थे, और गांव का ही प्रारंभिक जो प्राथमिक विद्यालय होता है वहाँ से शिक्षा हुई। उसके बाद जो है सो क्लास 6 से 12 तक मैं नवोदय विद्यालय में था, मधुबनी नवोदय विद्यालय। उसके बाद ईस्ट चंपारण से मेरी 12th हुई है नवोदय विद्यालय से ही, और उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर एमबीए और फिर बीपीएससी। अच्छा, जब पहली बार भी आपने 63वीं बीपीएससी भी पास करी थी, तो उस समय और अभी जो वर्तमान आपने 64वीं बीपीएससी पास करी, दोनों में क्या अंतर दिखा आपको? देखिए, प्रत्येक रिज़ल्ट की अपनी एक अहमियत होती है। वो मेरा पहला बीपीएससी अटैम्प्ट था और पहली रिज़ल्ट थी, तो खुशी थी, बहुत अच्छी बात थी उस समय के लिए। फिर उसके बाद फिर लगता है कि नहीं, अब और आगे कुछ अचीव करने का है। फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया और ये पोस्ट मिला है, तो ओबियसली खुशी दुगुनी है। बट एवरी रिज़ल्ट हैज़ इट्स ओन डायमेंशन एंड दैट्स इट। अच्छा, कोई ऐसे शिक्षक या कोई ऐसे गुरु जो अभी भी आपको जहन में हो और हमेशा याद आते हैं उनकी बातें? 2 शिक्षक को मैं इनका ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा। एक तो हमारे पापा हुए जो शिक्षक हैं, और दूसरे प्रमोद कुमार नाम है उनका, और दूसरे हमारे एक एसएसटी सर थे तिवारी सर, अरविंद कुमार तिवारी सर। तो वो हमेशा मतलब हमारे बैच में ही, हमारे बैच का एवरेज एसएसटी का 94 था उस समय 10th में। तो वो जो फाउंडेशन वहाँ मौजूद हुआ, अभी तक वही रिफाइनमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें एडिशन नहीं हुआ है।
और वो उनको मैं श्रेय देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। अच्छा, पापा जी आपके शिक्षक हैं तो ऑब्वियसली मारपीट होती होगी, कभी ऐसी बातें हैं जो मारपीट से संबंधित हो, पापा मारे हों? हाँ, कभी कभी बचपन में, चूँकि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है एंड अभी भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कॉलेज में भी खेला करता था, तो बचपन में काफ़ी मतलब मार पड़ती थी कि क्रिकेट क्यों खेलना है इतना, हाँ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। तो हाँ, कभी बचपन में इस तरह की चीज़ें हुई है ज़रूर, जो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। बट अभी समय चेंज हो चुका है, अभी बच्चे नॉर्मली अब तो बच्चे को नहीं मारना चाहिए सिर्फ पेरेंट्स को। बट हाँ, उस समय में चीज़ें होती थी, खेलने के लिए कभी बाहर चला जाता था, कभी पढ़ने के लिए नहीं बैठता था उस चीज़ के लिए। अच्छा, जो अभी नए बच्चे हैं और इस चीज़ में बीपीएससी क्रैक करना चाह रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? इसमें देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीटी नॉर्मली लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो पीटी का नेचर होता है वो बहुत नॉर्मल है, बहुत सालों से पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ है। तो कुछ बेसिक्स बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, ल्यूसेंट है, उनके बाद पीटी क्रैक हो जाता है। मेंस में इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी होती है कि मेंस में 50 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना होता है। तो हम यदि बहुत ज़्यादा पढ़ ले तो उससे अब फ़ायदा नहीं होगी। आपको यह है कि किसी एक टॉपिक पे, पॉइंट पे पूरा आपको लिखना है 50 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कम ही पढ़ें, रिवाइज ज़्यादा करें। लोग करते क्या है, पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा हैं, बाद में वो निराश होते हैं। सेलेक्टिव पढ़ें, अच्छे सोर्स से पढ़ें। अब कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, पहले यूपीएससी उतने बच्चे नहीं बैठते थे, अभी सारे यूपीएससी के जो बच्चे इंटरव्यू दिए होते हैं वो सब बैठ रहे हैं। तो आप ये सोच के चले कि अब बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, तभी जो है सो फाइनल सिलेक्शन में पॉसिबिलिटी है, जो अच्छे रैंक्स हैं उसमें। अच्छा, वर्तमान समय में अब जिस ज़िला में जाएंगे, अभी तो नरकटियागंज में है, और वर्तमान समय में जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर क्या अपेक्षाएं होंगी या क्या चीज़ सोचकर आप वहाँ जाएंगे उस ज़िले में? देखिए, किसी भी ज़िले के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। पिछले कुछ सालों में लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, बट अभी भी बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ख़ास करके जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ईव टीजिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को। मेरी प्रायोरिटी जब भी मैं जाऊंगा किसी भी ज़िले में, तो ये मेरी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। जो स्मॉल इंसिडेंट्स हैं जहां हम लोग इग्नोर करते हैं, उन सब इंसिडेंट्स को नहीं होने देना, प्रिवेंटिव मेजर्स रखना, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीखूँगा ट्रेनिंग के दौरान भी, और देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, कौन सा ज़िला आप चाहेंगे कि हम पहली बार उस ज़िला में जाएँ जिससे आपकी यादें जुड़ी हो, या चाहते हो कि उस ज़िला में जाएँ? मेरा गृह जिला मधुबनी है, तो सीधी सी बात है कि गृह जिला तो नहीं मिलेगा। उसके अलावा किसी भी ज़िला में मिल जाए तो अच्छी बात है, बट चूँकि मैं मिथिलांचल में रहा हूँ हमेशा, तो मिथिलांचल का कोई भी ज़िला यदि मिल जाए तो खुशी की बात होगी। बट देखिए आगे क्या होता है, डिपार्टमेंट इसको तय करती है। अच्छा, आपने कहा मधुबनी गृह जिला है, और मधुबनी से बेगूसराय ये कैसे हुआ आपका? बेगूसराय मेरा ससुराल है, हाँ, और मेरा बर्थडे भी 5 तारीख को था। मेरी शादी पिछले साल ही हुई है, तो एक लेडी लक भी कह सकते हैं आप मेरे वाइफ को। तो इस तरह से कनेक्शन है। और बेगूसराय में सबों का विद्यालय है, निखिल जी द्वारा संचालित हैं, और सब लोग जुड़े हुए हैं। साईं की रसोई है, तो समय समय पे हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और समय समय पे मार्गदर्शन भी होता है, और हम लोग देखते हैं कैसे इस तरह को रिफाइनमेंट किया जाए, क्योंकि साईं की रसोई अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी एक ज़िला के लिए, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली लोगों को फीड करते हैं। बहुत जगह पे ऐसी शुरुआत होती है, बट कंटिन्यूस नहीं चल पाता है। उनके जो संस्थापक हैं, उनके हैं जो भी लोग हैं, उनको बिहार रत्न से भी सम्मानित किया गया है। सबों का विद्यालय जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे जो सो कॉल्ड सोसाइटी है, जहाँ हम कुछ बच्चे को अनटचेबल मानते हैं, उनके लिए ये है। तो बहुत सारा ये जो मिशन है, हम लोग काफ़ी पहले से जुड़े हुए उन सब चीज़ों से, और आगे भी इन सब के लिए मार्गदर्शन होता रहेगा, मैं आशा करता हूँ। अच्छा निखिल जी, अगर आप प्रवीण जी अगर बात करते हैं कि आप कभी बेगूसराय जिला आए, तो बेगूसराय में क्या करना चाहेंगे आप? फंडामेंटल वही है कि जो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है, जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, यदि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो फिर कभी बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। तो सबसे फंडामेंटल यही है कि जो भी स्मॉल फंडामेंटल्स इशूज़ हैं, जो भी सोसाइटीज़ में हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, उसको आप सॉल्व कर दें, बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। बड़ी घटनाएं उसी समय होती है जब आप छोटी घटनाओं को, स्मॉल इंसिडेंट्स को इग्नोर करते हैं, या उसको सही तरीके से जो है सो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे उस यदि कहीं पे भी थोड़ा सा भी उसमें चूक होगी तो फिर वो बड़ी घटनाएं को जन्म देती है। तो प्रयास ये होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से और लोगों से भी, सोसाइटी से भी, कि इन चीज़ों को फर्स्ट लेवल ऑफ इंसिडेंट पे ही उसको मिटिगेट किया जाए। अच्छा, आप अपने परिवार वालों या जो भी आप के साथ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, इन लॉज़ हैं, वहाँ के परिवार के लोग हैं, काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली है उनका। एंड मेरे जितने फ्रेंड्स हैं कॉलेज के, MBA टाइम के, अभी जहाँ जॉब कर रहा हूँ स्कूल टाइम के, सबको बिग थैंक्स। उनका भी कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो आपको फील नहीं होता है। बहुत सारे हमारे सीनियर्स भैया हैं नवोदय विद्यालय के, और मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से मेरा रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रयास करते हैं एग्ज़ाम में, वो भी एग्ज़ाम दें और उसी में अच्छा रिजल्ट पाएँ। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी जाएंगे एक अच्छे अधिकारी के रूप में हम सबों के बीच होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।